नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात मेरे अपने दोस्त यानी वीर सिंह के साथ। दोस्तों, महाराष्ट्र में नई सरकार बनी, शिंदे सरकार बनी और लोगों को काफ़ी उम्मीदें है शिंदे सरकार से कि आखिर महाराष्ट्र में कुछ ऐसे फैसले हैं जिस पे लोग कई वर्षों से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे और शायद शिंदे सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि फिलहाल जो फैसले आए हैं वो वाकई आम जनता के जेब पे एक जो राहत बोल सकते हैं उस तरीके के आए हैं। क्योंकि पेट्रोल में 5 रुपए की कमी और डीजल में 3 रुपए की कमी महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और उसी प्रकार नगर परिषद, नगराध्यक्ष और सरपंच यानी कि ग्राम पंचायत का सरपंच का चुनाव अब डायरेक्ट जनता से होने जा रहा है। ऐसा फैसला महाराष्ट्र के शिंदे सरकार ने अभी अभी फिलहाल किया है। दोस्तों, जब डायरेक्ट सरपंच या फिर नगराध्यक्ष जब चुनाव होते हैं तो इसमें जो नगर सेवक होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, वो उनकी इसमें थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरे 5 साल तक नगर सेवक को और ग्राम पंचायत सदस्य को वैल्यू कम दिया जाता है, उन्हें उनको पूछताछ कम किया जाता है, इसीलिए उनमें थोड़ी नाराजगी होती है। लेकिन आम जनता में खुशी होती है कि वो अपना जनप्रतिनिधि, गांव का पहला व्यक्ति या फिर अपने शहर का पहला व्यक्ति चुनने का जब अवसर मिलता है तो वो अब डायरेक्ट चुनने का अवसर मिलता है। तो लोगों के लिए खुशी की खबर है कि उन्हें डायरेक्ट अपना नगराध्यक्ष या फिर सरपंच चुनने का मौका मिल रहा है। और उसी प्रकार नियमित कर्ज भरने वाले किसानों को शिंदे सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा, यह फैसला भी सरकार ने किया है। दोस्तों, किसी को अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी बड़ी उथल पुथल हो जाएगी और किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। क्योंकि यह सोच माना जाता है कि शरद पवार जैसे जो महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं सोचा था कि बीजेपी कुछ ऐसा गेम कर जाएगी जो महाराष्ट्र की राजनीति में, इतिहास में एक अलग पन्नों पे इसे लिखा जाएगा। दोस्तों, शिंदे को सीएम क्यों बनाया गया, ये अपने आप में एक विचार करने वाली, सोचने वाली बात है। और जो सभी जानते थे कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे अगर भाजपा अगर सत्ते में आती है तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मोदी और अमित शाह ने एक ऐसा गेम प्लान किया जिसकी कल्पना शरद पवार ने भी नहीं की थी। इसको जानने के लिए हम महाराष्ट्र विधानसभा 2019 के नतीजों पे आते हैं। तो शिवसेना ने 2019 में 56 सीटें जीती थी, जिसमें एनसीपी को 29 सीटों पे शिवसेना ने हराया था और एनसीपी ने 54 सीटें जीती थी, जिसमें 28 सीट पे एनसीपी ने शिवसेना को हराया था। यानी कि मामला आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा टक्कर एनसीपी और शिवसेना में हुआ। यानी कि एनसीपी डायरेक्ट शिवसेना से लड़ रही है और शिवसेना डायरेक्ट एनसीपी से लड़ रही है। एनसीपी और कांग्रेस का मास्टर प्लान ये था कि अगर वो शिवसेना को कमजोर करती है तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को फायदा होगा, शरद पवार को फायदा होगा, और इसीलिए ये शिवसेना को कमजोर करना चाहते थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक था और बीजेपी को इसका भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि 48 लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटों पे भी अगर इस तरीके का अगर समीकरण बैठता है तो इसमें नुकसान बीजेपी को हो रहा था। ये बात बीजेपी समझ चुकी थी कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी मिलकर के शिवसेना को खत्म करना चाहती है। बीजेपी को खत्म शिवसेना कभी भी फायदे के लिए नहीं हो सकता, फायदेमंद नहीं हो सकता था। कमजोर शिवसेना एक सेकंड के लिए चल जाती, लेकिन खत्म शिवसेना बीजेपी के लिए भारी नुकसान था। अगर शिवसेना मजबूत होती है तो फायदा बीजेपी को होता है इसमें। इसीलिए यह दांव चला गया कि शिंदे का एक अलग गुट बनाया गया और शिंदे की जो शिवसेना है उसे मजबूत किया जाएगा, और इसलिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना बेहद जरूरी था ताकि इससे फायदा बीजेपी को हो। अगर आप एनसीपी के गढ़ देखें तो पश्चिमी महाराष्ट्र यानी कि 5 जिले आते हैं, पुणे, सातारा, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, ये शरद पवार का गढ़ है। उत्तर महाराष्ट्र में एनसीपी का गढ़ नासिक और अहमदनगर, इन सारे इलाकों में एनसीपी का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ सीधे सीधे टक्कर में शिवसेना होती है। तो यहाँ बीजेपी को फायदा नहीं है शिवसेना को खत्म करके। आइडियोलॉजी शिवसेना इधर बीजेपी का वोट नहीं काट रही है, शिवसेना यहाँ एनसीपी का वोट काट रही है, जिसमें बीजेपी को फायदा होता है। अब शिवसेना का मजबूत गढ़ है कल्याण, मुंबई, भिवंडी, ठाणे, औरंगाबाद। 1990 में शिवसेना 52 और बीजेपी को 42 सीट प्राप्त होता है विधानसभा में। अब 1995 में शिवसेना को 73 और बीजेपी को 65, यानी कि शिवसेना एक
बड़ी पार्टी है यहाँ पे बीजेपी से, और बीजेपी एक छोटी पार्टी है। उसके बाद आते हैं 1999 के विधानसभा में, जहाँ शिवसेना को 69 और बीजेपी को 56, यानी कि बीजेपी अभी भी छोटी पार्टी है। ये वो दौर था जब बाला साहब ठाकरे के पास कमान हुआ करता। तो 2004 में शिवसेना 62 और बीजेपी 54। अब कमान जाता है उद्धव बंधुओं के पास, ये वो दौर था। 2009 में शिवसेना 45 और बीजेपी 46, यानी कि 45 शिवसेना, बीजेपी 46। एक सीट ही सही, पर बीजेपी यहाँ पहली बार शिवसेना से ऊपर जाती है। अब 2009 का वो समय था जब उद्धव ठाकरे के पास कमान आ चुकी थी। 2014 में शिवसेना 63, बीजेपी 122। लगभग बीजेपी यहाँ पे डबल हो गई। दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। 2019 का साल आया, शिवसेना 56, बीजेपी 105। तो ये था सीधा सीधा मामला जो महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा फेरबदल किया। और क्यों किया, बाकी न्यूज़ वाले आपको काफ़ी अलग अलग बातें बताते होंगे, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए वैसा हुआ, लेकिन जो सही एनालाइज था वो हमने आपको करके बताया कि आखिर मामला क्या था। अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहे आज की खास बात मेरे यानी अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ इन BCN न्यूज़ पे।